energy. Yes, and positive energy. Positive energy. Right, and at the moment with us from the Congress Party, we have our old friend, Mr. Nasir Hussain. Nasir Hussain साहब, नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार Nasir Hussain साहब, how are you sir? How are you? फाइन, थैंक यू सर. सर अभी एक सर्वे आया है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, सर्वेक्षण एक आया है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जिस प्रकार आज की तारीख में, और तो और छोड़िए, बाकी सब चीज़ तो छोड़िए, जिस तरीके से सोनिया जी भी आज की तारीख में कांग्रेस की कैंपेन में उतर गई हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द कांग्रेस इन द 5 स्टेट्स विच आर गोइंग फॉर इलेक्शन. 5 स्टेट में जहाँ पर इलेक्शन हो रही हैं वहाँ पर कांग्रेस को रोकना ज़रा मुश्किल होगा, ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को. यहाँ तक के जो चैनल्स आपके खिलाफ भी हैं वो भी ऐसा बोल रहे हैं. नासिर साहब, ये क्या हो गया? ये चमत्कार आप लोगों ने कैसे कर दिया? ये जरा बताएं, क्योंकि ज्यादातर अभी तक सर्वे में तो हमेशा ही बीजेपी जीतती है सर. बाकी रिजल्ट में क्या है, लेकिन सर्वे में भी जीतती है बीजेपी. इस बार तो सर्वे में आप ही जीत रहे हैं, ये क्या बात है? बिल्कुल, नमस्कार. हम यूं ही जीत रहे हैं क्योंकि ये देश जिस हालात से गुजर रहा है, नफरतें चारों तरफ है, बेरोजगारी तमाम लोगों के बीच में है, माँ बहनों की इज्जत हिफाजत में नहीं है, समाज टुकड़ों टुकड़ों में है, इसलिए लोग हम जीत रहे हैं. अरे गांधी फैमिली की बात, तो गांधी फैमिली तो इस देश के लिए आज से नहीं, पंडित नेहरू से लेके उनसे पहले भी देखे तो सबने इस देश के लिए संघर्ष किया है. तो आज ये 3 गांधी संघर्ष कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जनता आज उनके साथ है, आवाम उनके साथ है. चाहे वो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की जनता हो, राजस्थान की जनता हो, मिजोरम की जनता हो, तेलंगाना की आवाम हो, तमाम तरफ छत्तीसगढ़ हो, जहां भी जा रहे एक सैलाब है, लोग जन सैलाब चल पड़ रहा है. क्या है? एक उम्मीद दिख रही है इनमें, एक उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद की है कि आने वाला हमारा भविष्य, हमारा मुस्तकबिल, हमारे आने वालों बच्चों का कल एक सेफ हाथों में आने वाला है. एक ऐसे सरकार हाथ में आने वाली है जो उनको जॉब दे सकती है, किसानों के हालात बदल सकती है, जो सिर्फ नौकरियां दे सकती है, जो सिर्फ बातें नहीं करती है, जो काम करके दिखाती है. क्योंकि हमने जो हिमाचल में वादा किया, कर्नाटका में वादा किया, लोगों ने देखा कि हम अपने वादों पे कितना मुकम्मल होते, कितना पूरा करते हैं. जनता, आज की जो जनता है वो बहुत जागरूक है, उन्हें पूरी इल्म है कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं. आज हमारी तरफ उनके पास 2 ऑप्शन था. एक ऑप्शन था इंडिया अलायंस, दूसरी थी भारतीय जनता पार्टी की अलायंस एनडीए. तो उनके पास ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 में उन्हें दिख रहा है कि इंडिया अलायंस उनसे कहीं बेहतर है, क्योंकि हमने झूठे वादे कभी नहीं किए. हमने नहीं कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को जॉब देंगे, हर खातों में हम इतना 15 लाख के आसपास का अमाउंट भेजेंगे. हमने नहीं कहा था 100 दिन में काला धन आएगा. हमने नहीं कहा था, झूठे सपने नहीं दिखाए. हम सच के सपने दिखाते हैं और सच को हम पूरा करते हैं, तभी लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं. आज देखिए सोनिया जी के बातों, आप एक सोनिया जी की बात आई है तो आप एक बात और मैं बोलता चलता हूँ कि सोनिया गांधी वो है जहां आज के तारीख में एक मामूली सा नगर सेवक का कोई पद लेने को तैयार नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं होता है. नगर सेवक की बात है, पार्टी में एक छोटा सा ओहदा मिल जाए उसको लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं. उनके सामने प्राइम मिनिस्टर जैसा कुर्सी बैठी थी, उससे कुर्बानियां कर दी. उन्होंने कहा वो हमारे लिए नहीं रखता है, हम इस देश हमारे लिए मायने रखता है. उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया जो उनको बेहतर लगा. तो जो उस समय त्याग दिया, जो आज इस कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी ना जाने कितने कौमों को लड़ा रही है, उस कुर्सी को इन्होंने त्याग दिया. इसलिए आज सोनिया गांधी पे लोग एतबार और यकीन करते हैं, जानते हैं कि जो मैडम बोल रही है तो बेहतर ही होगा, जो बोल रही है वो सच होगा, क्योंकि उनकी जुबान में, उनके अल्फाज में जो वादा है वो पूरा किया. क्योंकि आज तेलंगाना बन के अगर नक्शे पे दिखता है तो वो सोनिया गांधी की देन है. सारी पार्टी के खिलाफ थी मगर सोनिया गांधी चाहती थी कि बने, तो उन्होंने तेलंगाना बन के दिखा दिया. हमने झूठा वादा नहीं किया था कि हम तेलंगाना नहीं बनाएंगे, हमने वादा किया तो हमने तेलंगाना बनाया. हमने नहीं कहा था उनको रिजर्वेशन देंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे. तो आज महाराष्ट्र में चल रहा है, जालना में देख लीजिए कितना बड़ा आंदोलन आज खड़ा हो गया है. लाखों 21 लाख 20 लाख की आबादी लोग आज रोड पे आ गए. तो ये क्या है? ये इनकी झूठे वादे ही तो है सर. आप देखिए, इसलिए हम पे जनता यकीन. और वही नहीं हुआ है नासिर साहब. सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि आपने मराठा आरक्षण आपने वादा किया, लेकिन मराठा आरक्षण के
वादे के एवज में सामने जितने भी अलग ओबीसी हैं वो सब खड़े हो गए हैं। जैसे दांगड़ कम्युनिटी खड़ी हो गई है, जो बाकी कुनबी है वो खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों का क्या, सीधी बात है। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू वेरी फ्रैंकली। ये आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कोई प्रशासकीय गलती हुई है या पूरा स्टडी नहीं करते हैं या क्या हुआ है? मतलब नहीं, शासकीय गलती नहीं है, ये बरबोलापन होता है। एक समाज को एक छोटा वादा करना होता है, एक उनको एक बहका देना होता है, एक पार्टी को जो जानते हैं किसका वोट बैंक, उस वोट बैंक को कैसे तोड़ा जाए, तो उनसे झूठे वादे किए जाते हैं। उनको प्रॉमिस किया कि ये देवेंद्र फडणवीस आपका कमिटमेंट था कि मैं दे रहा हूं, उन्होंने वादा किया था, तो उन्होंने आज वादे से क्यों मुकर गए, क्यों नहीं फैसला कर पा रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है इतना आसान ये नहीं था। तो इनको बोलते हैं इनको रिजर्वेशन देना ही, इनको रिजर्वेशन नाम से चिढ़, इसलिए तो आज जितनी सरकारिया कंपनियां क्यों बिक रही है सर। आपने मराठा आंदोलन की बात की, तो मराठा आंदोलन क्या चाहते हैं? ओबीसी में रिजर्वेशन चाहते हैं, पर इतना आसान नहीं है। ओबीसी में कितने लोग कल से रोड पे उतर जाएंगे, उन्हें अंदाजा है इस बात का। तो आज कैसे देंगे? उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री सेंट्रल इस पर बैठ के बात करती है, क्या रास्ता निकलती है? आज देख लीजिए, कल देखिए इस तरह महाराष्ट्र को इन लोगों ने फंसा के रख दिया है। एक तरफ ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अनैतिक सरकार है, इलीगल गवर्नमेंट है कि लीगल गवर्नमेंट है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट रोज उनको डांटे फटकार लगा रही है नावेलकर साहब को, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये सैयद नासिर हुसैन साहब, बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जातिवाद का जहर खोल रहा है। दैट इज व्हाट द बीजेपी सेज कि आप जातिवाद को इस प्रकार से जहर उगलाकर पूरे देश में आप विष फैला रहे हो। दिस इज, आप 60 साल में तो कुछ किए नहीं, कभी सोचा नहीं। बीजेपी का कहना है कि अगर किसी ने किया, हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ बैठकर 1990 में 27% रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन, बीजेपी क्रेडिट ले रहे हैं उसी का। बीजेपी कह रहा है वी डिड इट, वी हैव डन इट। दिस इज, यू आर जस्ट एक्सपाउंडिंग पॉइजन, द वेनम ऑफ पॉइजन ऑफ जातिवाद। राहुल गांधी जी बार बार जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। आज देवेंद्र फडणवीस 2 दिन पहले कहा कि चिदम्बरम साहब ने इसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया था पार्लियामेंट में। तो एक तरफ आप बोल रहे हो करना और एक तरफ आप ही के लीडर्स पार्लियामेंट में उसको रोकने का काम कर रहे हैं। यू आर, बीजेपी का आरोप है सैयद नासिर हुसैन साहब कि यू आर स्प्रेडिंग द वेनम, द पॉइजनस वेनम ऑफ जातिवाद इन द कंट्री। नासिर साहब देखिए, ये मैं सच है, उसे सच कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मंडल कमीशन विश्वनाथ बीपी सिंह के दौर में आया, पर इसे लागू करने में नरसिम्हा राव की सरकार का भी रोल है। ऐसा उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने काम नहीं किया। मगर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को क्या सच में मिल रहा है, ये सवाल हमने उठाया ना। आज हम नहीं कहते, उनकी रोहिणी की कमेटी ही बोल रही है कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। 5 से 12% उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। आप देख लीजिए डेटा। क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर बोले कि 90 सेक्रेटरी में सिर्फ 3 ओबीसी के लोग हैं, तो इससे साबित होता है कि कितना परसेंट उनको मिल रहा है। सिर्फ 5% वहां दिखता है। तो आखिर क्या वजह है कि ओबीसी समाज को रिजर्वेशन देने से ये डर रहे हैं? ओबीसी समाज को, महिलाओं को रिजर्वेशन में ओबीसी लाने से डर रहे हैं? आप जातिवाद की लड़ाई हम नहीं छेड़ रहे हैं। आज मोदी प्रो में, चाहे बीजेपी प्रो में, नेशनल के चैनलें जो है वो जातिवाद छेड़ रहे हैं। आप देखिए ना, लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की है, उसे हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस तरह से बैठा के जलील करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह हिंदुस्तान के मुसलमानी समर्थक, यानी यहाँ एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाने की काम की जा रही है। तो हम कैसे हम तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कौन कितना है ये जानने का हक तो है ना। कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने माइनॉरिटी के हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने अपर का, तो ये जानने में क्या बुराई है? इसे जान लेने में क्या दिक्कत है? और आप जातिवाद की लड़ाई तो आप लोगों ने मणिपुर में लगा के जला दिया, आपने नू में जातिवाद लगा के लड़ाया, राजस्थान में लड़ाया, उत्तर प्रदेश में लड़ाया। कहां नहीं आपने जातिवाद की लड़ाई लड़ी है? आपने तो पूरी जातिवाद को ही, पूरे कौम को ही बिखर के रख दिया है। जो आज क्यों कहना पड़ रहा है आरएसएस चीफ को कि हम 5500 साल से हम सेकुलर हैं? क्यों बोलना पड़ रहा है उनको?
कि आज हम सेक्युलर वर्ड बोलते थे तो इन्हें नफरत थी उस सेक्युलर वर्ड से, तो आज आरएसएस प्रमुख को भारतीय जनता पार्टी के पेरेंट बॉडी को बोलना पड़ रहा है कि हम सेक्युलर हैं और 500 साल 5000 साल या 500 साल ऐसा कुछ बोला है, तो कितने सालों से हम सेक्युलर हैं? तो आज हम पे क्यों इल्जाम लगाते हो कि हम जातिवाद की बात का? हमने एक आईना दिखाया, बिहार में एक जनगणना रिपोर्ट आया जाति जनगणना का, तो पूरे देश ने ये डिमांड किया। अच्छा, जाति जनगणना के खिलाफ में कोई देश के लोग उतरे, रोड पे आए? पर आप देख लीजिए, हमने जो आंदोलन खड़ा किया, आज उसका नेगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया है। हमने कहा था अग्निवीर आप लेंगे तो उनकी सिक्योरिटी क्या होगी? अमृतपाल नाम का एक बंदा कश्मीर में देख कर गए, उनके शहीद हो गए, पर क्या शहादत की उनकी इज्जत नहीं मिली? उनको शहीद की तरह उनको एक एम्बुलेंस से उनको भेज दिया गया, आर्मी के गाड़ी से भी नहीं लाया जाता है। ये क्या हो रहा है? आप आज डिफेंस के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जातिवाद हम नहीं कर रहे, हम जो बोलते हैं वो सच साबित होता है। आज अग्निवीर लोग बच्चों के साथ क्या हो रहा है? 5 साल के जॉब में, कॉन्ट्रैक्ट जॉब में तो आप ले रहे हैं, पर क्या उनकी मुस्तकबिल सेफ है? उनकी फ्यूचर सेफ है? आज वो शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? उनके फैमिली का क्या होगा? उनके आने वाले जनरेशन, कुछ नहीं है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है। 9 साल नासिर हुसैन साहब, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, ये प्राइम मिनिस्टर का नारा है, बीजेपी का नारा है। और जो रिपोर्ट कार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में उन्होंने बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए काम बोला है कि सबसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेके 5th ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, यूपीआई पेमेंट, राम मंदिर, नो इतना बड़ा लिस्ट लेके सब घूम रहे। बट आज इंप्रेस थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हाईलाइट कर दिया, राहुल गांधी जी ने हाईलाइट कर दिया कि भूख का जो इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इतना हालत खराब है कि 111 आउट ऑफ 125, यानी इतना पीछे है हम लोग। अपने भूखे गरीब जो पोर डाउन ट्रॉडन है उसके बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने बोले, तो इस पे थोड़ा विस्तार में बता देंगे, बिकॉज यहां पर बीजेपी का कहना कि 9 साल एब्सोल्युटली बेमिसाल है, रिपोर्ट कार्ड एग्जाम्पलरी है, हर घर नल से जल से, शौचालय से लेके गैस से लेके हर चीज भर दिया, आवास। तो ये आप जो बार बार कह रहे हैं कि ग्लोबल इंडेक्स में हम इतने पीछे हैं, 111 125 में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज जो ऐलान किया कि ये बहुत नॉन वर्किंग, नॉन डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नासिर हुसैन साहब, नहीं, आपकी सवाल ही जवाब है। 9 साल बेमिसाल, मैं कह रहा हूं 9 साल बेमिसाल आप कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं मैं उसी पे कहता हूं। हंगर डेस्क का रिपोर्ट कोई कांग्रेस बनाती है क्या, या खड़गे साहब ने रिपोर्ट बनाया क्या? ये तो ग्लोबल रिपोर्ट है ना कि भारत में भुखमरी की क्या कगार, पहले कितना था, आज कितना है। हमें और घटना चाहिए तो और हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये यही होता है 9 साल बेमिसाल। ये क्या है मुझे नहीं मालूम है, ये कौन सा बेमिसाल? यही है 9 साल अडानी के करप्शन, यही है 9 साल बेमिसाल। आज रिपोर्ट आना चालू हो गया ना कि कितना पैसा कहां लगा है। तो आप बताइए 9 साल बेमिसाल वो कैसे कह सकते हैं कि हमने किया? अडानी के करप्शन पे खामोश हो गए लोग, बच्चों की जॉब जा रही है खामोश हो गए, सेल में जॉब चली गए खामोश हो गए, एमटीएनएल में जॉब चली गए खामोश हो गए, एफसीआई में चली गए जॉब खामोश हो गए, एयर इंडिया में चली गए, ओएनजीसी में गए, और आंकड़े के साथ बताओ 3,84,000 बच्चों की जॉब चली गई। तो कैसे बोल सकते हैं कि 9 साल बेमिसाल? सिर्फ आप चंद टॉयलेट को दिखा के आप बोलिएगा देश तरक्की कर रहा है, तो कैसे तरक्की कर रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी को, खास करके हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री को समझाना चाहिए। सिर्फ क्या टॉयलेट बन जाने से देश तरक्की कर सकता है? लेकिन नासिर साहब, जब भी आप ये सवाल पूछते हैं या कांग्रेस ये सवाल पूछती है, तो आपको एंटी नेशनल बोला जाता है, ये कहा जाता है कि ये लोग देशद्रोही हैं। नासिर साहब बताएं। देशद्रोही कह देना बहुत आसान है, मगर ये ऐसे देशद्रोही आप बताओ, आपने देश के लिए क्या किया है? पहले आपने जंगे आजादी लड़ी है, जो आप बोलेंगे कि आप देशभक्त हैं। जो हमने इस देश की आजादी में भाग लिया, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, हमारे पूर्वजों ने जेल के सलाखों में रहे, लाठियां खाई, डंडे खाई, तब जाके हमारे देश की ये आजाद मिलती है, हम आजादी लाते हैं। जिस देश में खाने को कुछ नहीं था, उस देश में हम इसरो जैसा इसरो बनाते हैं, हम बोलते हैं हम देशद्रोही हैं।
अरे हम कैसे देशद्रोही, हमें बताइए। हमने एम्स बनाया, आईआईटी बनाया, ना जाने हजारों कंपनियां बनाया, हम कैसे देशद्रोही आप बताइए। आपने कौन सा ऐसा मिसाल बनाया है जो आप बताइएगा कि बेमिसाल है। हम तो बोलते हैं हमने जो बनाया वो बेमिसाल है। हम कहते हैं हमने आईएम बनाया, हम बोलते हैं हमने आईआईटी बनाया, हम बोलते हैं एम्स बनाया, हम बोलते हैं बीएसएनएल बनाया, हम बोलते हैं रेलवे बनाया, हम बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने इसरो बनाया, वेल बनाया, ना जाने कितनी कंपनियां हमने बनाई है। हम बताते हैं हमने ये किया, हम कैसे देशद्रोही। आप बताइए, जिस नौ साल हमारे नेहरू, पंडित नेहरू जी जेल के सलाखों में रहे, इनके कौन लोग जेल के सलाखों में रहे ये बताइए। कौन लोगों ने, जो चंद दिन जेलों में रहे वो भी अंग्रेजों से जाके मिल गए। वो बोलते हैं जो देशद्रोही तो आप है कि आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाते थे, आप हो देशद्रोही। आप जो जंग आजादी को आप लिख दो जगह पर नासिर साहब बोल रहे हैं आप, वो भी तो बता दीजिए, वो भी तो बता दीजिए। दो जगह पर, एक बंगाल में और एक सिंध में, दोनों जगह पे। वही क्या, क्यूट इंडिया जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसको लिख के देने वालों में से है कि हम इसका मुखालफत करते हैं, ये देश के लिए खंडित होगा। आपने उनके साथ जाके मिल लिया अंग्रेजों के साथ, आप हमें बोलते हैं देशद्रोही है। आप इस देश को नेपाल के राजा को देने के लिए बोलते थे, तो आप हमें बोलते हैं देशद्रोही। आप देशभक्त हो कैसे? आप पंडित, आप मिलते मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके रहो, आप मुस्लिम लीग के साथ मिलके रहो, आप हमें बोलोगे देशद्रोही है। आपके रिलेशन क्या है आपको बताना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेशन आपका रहा, भारतीय जनता पार्टी का। उस समय जनता पार्टी नहीं थी तो जनसंघ थी, जनसंघ नहीं थी तो आरएसएस थी, पर लिंक तो सबके एक है ना, सब एक दूसरे से रिलेशन। हिंदू महासभा थी और मुस्लिम लीग ने इकट्ठे मिलकर के बंगाल में और सिंध में सरकार बनाई। जब कांग्रेस ने पूरे जगह रिजाइन दे दी, कांग्रेस की सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन में, इन लोगों ने नहीं दिया। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ चले गए। करेक्ट, नहीं दिया। तो आप क्यों पुणे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं वीर सावरकर जी कि मैंने टू नेशन टू थ्योरी की बात की थी। ये हम नहीं, नासिर हुसैन बोलता है या कांग्रेस बोलती है, उन्होंने बोला कि टू नेशन टू थ्योरी की बात उन्होंने की थी। तो देशद्रोही तो वो है जो उनको मानते हैं। पाकिस्तान बनाने वाले लोग वो लोग हैं। जितना जिन्ना गुनहगार है, जितना उससे ज्यादा गुनहगार आप लोग हैं। तो आप हमें देशद्रोही बोलते हो। देशद्रोह बोलने से पहले सोचना चाहिए हम कौन है। हमने इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने कुर्बानियां दी, हमने शहादतें झेली, हमारे पूर्वजों ने झेली, और आज भी हम झेलते हैं, और आज भी हम शहीद होने को तैयार हैं। इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए मरते हैं। हमें देशद्रोही कहने से पहले आपके अपने बैक को देखना चाहिए, अपने हालात को देखना चाहिए, अपनी जिंदगी को देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। आज गरीबी गरीब होता चला गया। अब देशद्रोही किसे कहते हैं पहले इसे बताना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है। हमने बता दिया देशद्रोही का यही होता है। आप बताओ हमने क्या देश के साथ किया है। अरे हम जो इस देश को बनाया, हमें बोलते हो गद्दार हो। गद्दार तो आप लोग जो इस देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया, महिलाओं के साथ किया, ये बात जो आप हर बार बोलते हैं। एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये, और मैंने कई कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं हर एक से पूछा है कि साहब देखिए, जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया टाटा को बेच दी गई, ठीक है साहब। उसके अलावा जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो उठा के आप बेच रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ नासिर साहब कि ये संपत्ति तो देश की है, किसी सरकार की तो नहीं है, तो आप कैसे बेच सकते हैं? हाउ कैन यू सेल दिस? जैसे एयरपोर्ट्स उठा करके दे दिए, पोर्ट्स उठा करके दे दिए, रेलवेज उठा करके आप दे रहे हैं। हाउ कैन यू डू इट? नासिर साहब बताएं। नहीं, इसलिए ये लोग दे रहे हैं कि इनको अंदाजा नहीं है ना। ये लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी जो है इनकी भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी हो गई, इसलिए किसी अपने चाहने वालों को दे देगी। क्योंकि इन्होंने 2014 के बाद एक सरकारी कंपनियां नहीं बनाई। मैं बताता हूँ क्यों बेचते हैं। अब मैं बोलता हूँ, अब खुलासा करता हूँ। इनको बेचने का एक मकसद है जो आपने पहले अल्फाज निकाला था, रिजर्वेशन का। तो वहीं से शुरू करता हूँ, ये अभी आपके सवाल का जवाब उसमें आ जाएगा। इनको नफरत है तो रिजर्वेशन से, इनको नफरत है तो दलितों से, इनको नफरत है तो ओबीसी से। मैं समझाता हूँ। 1000 कंपनियां जब बनी हिंदुस्तान के अंदर, पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, जितनी भी सरकारी ली, तकरीबन 800-900 कंपनियां, 1000 कंपनियां बनी। सारे सरकारी कंपनियों में रिजर्वेशन था दलितों और ओबीसी। इन्होंने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ भेज दिया। ओएनजीसी बेचा, एयर इंडिया बेचा, रेल बेचा, तेल बेचा, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। तो इनके अंदर जब बेच रहे तो क्या रिजर्वेशन की बात रखी है इस कॉन्ट्रैक्ट में?
पूछ के आइए तो कोई रिजर्वेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वहां से उनको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। तो ये दलितों पे हमला है, मैं चैलेंज करता हूं, ये ओबीसी समाज पे हमला है। ये कंपनियां बेच के दलितों के नौकरी को छीनने का काम किया, तो ओबीसी के नौकरियों को छीनने का काम किया और दलितों के हक को मारने का काम किया, जो इनका हिडन एजेंडा था रिजर्वेशन खत्म करने का। तो डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते तो बैकडोर से खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है बजाज भाई, उस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए ये पूरी नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए सरकारी कंपनियों को बेच के दलितों के हक को मार रहे हैं। आज पूरी ओबीसी और दलित समाज देख रही होगी कि कैसे उनके हक की हत्या की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए ये कंपनियों को बेच रहे हैं। नासिर हुसैन साहब, ये तो हो गए, मगर बीजेपी का कहना है कि सोशल इंजीनियरिंग, सोशल एम्पावरमेंट को उससे सीखे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के हिसाब से उन्होंने वुमन का सोशल एम्पावरमेंट किया, अपलिफ्टमेंट कर दिया। वुमन अपलिफ्टमेंट सिर्फ उसी से नहीं है, उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उन्होंने कंटिन्यूस एक कैंपेन चलाया। महाराष्ट्र में लेख लड़की, आप लड़की जन्म होता है तो उनको टोटल प्राइवेटाइज करता है, उनको बेनिफिट देते हैं। तो हमने उस रेशो, सेक्स रेशो को चेंज किया। ये 2014 से लेके 2023 तक जो मेहनत किया है उसका नतीजा है कि आज सेक्स रेशो जो वुमन के हैं वो मेल से ज्यादा हो गया। पहले 1000 मेल था तो 950 के आसपास फीमेल थे। बोले 2014 के बाद जो हम एम्पावरमेंट वाले हम लोग इश्यूज लेके आए, बेनिफिट देने शुरू कर दिए, तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड को हमने रोक दिया। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो फीमेल जैसे पैदा होते उनको मार डालता था, वो पूरे चेंज हो गए। आज सेक्स रेशियो बढ़ा है, फीमेल्स ज्यादा हो गया है। बोले मोदी राज में, मोदी के काल में बीजेपी का कहना है कि 1020 हो गया पर 1000। क्या आप इसमें बिलीव करते हो कि ये बीजेपी के जो स्ट्रेटजी है, बेनिफिट्स है, उसके वजह से सेक्स रेशियो चेंज हो गया? देखिए, ये शायद बीजेपी बोलते बोलते ही वो फंस जाती है अपने बात में। आपने एम्पावर की बात की है, पहले क्या था कि ये सच है कि गर्भपात का इशू ज्यादा होता था क्योंकि लड़का लड़की की भेदभाव थी लड़कियों को। उसको इस सरकार किसने ये कानून लाके इसको रोका गर्भपात का? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का हम लोगों ने ही बैन किया था कि इस पे रेशियो बढ़ना चाहिए लड़कियों की। तो आपको बात है, क्रांति कोई एक दिन में नहीं आता। जब ये कानून बनता है उसकी असर आने में 10-15 साल लगता ही है। तो आप देखिए, तभी ये रेशियो बढ़ रहा है कि कांग्रेस की ये जो सोच रही है, क्योंकि उस समय एक मेल फीमेल की एक लोगों में सामाजिक ये नहीं था। वो समझते लड़का ही उत्तराधिकारी बनेगा, लड़कियों को समाज में थोड़ी निचली दर्जा दी जा रही थी। क्योंकि देश धीरे धीरे आजाद हुआ तो लोगों की सोच भी बदल नहीं रही थी, तो उसको बदलने में टाइम लगता है। आज अगर एक नतीजा है तो वो कांग्रेस की वजह से एम्पावर हो रहा है। आप बोलते हैं कि लड़कियों को एम्पावर करो, इसमें अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, मगर लड़कियों के साथ जब नाइंसाफी होती है तब आप खामोश हो जाते हैं, तब वो एम्पावर कहाँ चला जाता है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिजभूषण इसी खिलाड़ियों के साथ, इसी महिलाओं के साथ कितनी तरह के अत्याचार करते हैं, और जबकि महिलाएं रोड पे बैठ जाती हैं, देश की खिलाड़ियां रोड पे बैठ जाती हैं, तब उनको एम्पावर करने की बात कहाँ? तब क्या असर जाता होगा उन बच्चियों पे, आप बताइए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये मैसेज कितने करोड़ों लड़कियों के पास जाता होगा कि ये सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है? आप इसी तरह की उन्नाव में होता है, नू में होता है, कई जगह आप अखबार उठा ले, रोज कोई ना कोई बलात्कार हो रहा है। आम लोग भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, पता नहीं कौन कौन, इस तरह के लोग हरकत कर रहे हैं। ये एम्पावर है? अब गुनाह होना अलग बात है, उस गुनाह पे खामोश होना उससे बड़ा भी गुनाह है। तो आपने एम्पावर करना था तो उन लोगों को टाइम पे सजा देते, टाइम पे उनको जेल देते, तब उनमें डर पैदा होता है। उसको बोलते हैं एम्पावर करना। ये सिर्फ बातें हैं जो मीडिया में चलाते हैं, वही न्यूज चलता है, वही आप सच मुद्दे पे हम कभी डिबेट कर ही नहीं पाएंगे, हम क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं पाते कि आखिर देश में इतनी नफरत क्यों है, क्यों नफरत खत्म नहीं हो रही है, क्यों समाज टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया है, एक समाज दूसरे समाज के साथ बैठने को तैयार नहीं है, सब समाज एक दूसरे को कत्ल करने में लगा है। आखिर क्यों है, क्यों हो रहा है, कौन ये नफरत की बीज बो रहा है?
ये इसके पीछे जाना चाहिए। नासिर साहब, कल इसी विषय में कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, वेणुगोपाल जी ने मेटा को लिखा है। हाँ, मेटा को लेटर लिखा था कि सोशल मीडिया को प्लीज कंट्रोल कीजिए, बिकॉज जिस प्रकार से नफरत फैला रहा है सोशल मीडिया में, तो ये सोशल मीडिया में मेटा को आपको लिखना पड़ा। पूरा इंडिया अलायंस एक होके इस चीज को उन्होंने कहा कि हाईलाइट कर दिया मेटा को कि आप इसको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो पूरा डिवाइड, पूरे देश में एक डिवाइड बन जाएगा हिंदू मुसलमान का। तो उस पर जरा रोशनी डालिए, क्या ये इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद हुआ, क्या कैसे हुआ ये? नहीं, मैं बता रहा हूं। इजराइल की बात हुई तो इजराइल की एक बहुत मशहूर अखबार है हैरिच, जानते होंगे जी। हैरिच एक बहुत बड़ी अखबार है वहां की। आप उसकी अखबार को जब आप पढ़ेंगे वहां की, चाहे आप ट्विटर पे पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, तो आप देखिएगा वो इजराइल गवर्नमेंट के खिलाफ कितना लिख रहा है। वो लिखता है कि जितना गाजा के लिए रोना चाहिए उतना इजराइल के लिए भी रोना चाहिए। आज गाजा पे रोने वाले कम है, इजराइल पे रोने वाले ज्यादा है। वो हम नहीं लिखते, वो इजराइल के संपादक के एडिटर भी लिख रहा है। आज बोलते गाजा में मूल अधिकारों से लोगों को वंचित किया जा रहा है। वो गाजा, वो क्या हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार वहां जो पहुंचे हैं, वो सुबह से शाम एक सिर्फ रोड की बिल्डिंग का इनका फोटो वीडियो दिखा के बोलते हैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है। जहां एक्चुअल हमला हो रहा है वहां का रिपोर्ट किसी के पास आ रहा है क्या? सिर्फ हमें धुआं दिखता है। पर जब आप बीबीसी देखिए, हैरिस देखिए और दूसरे अखबार, दूसरे अल जजीरा देखिए, तब रिपोर्ट दिखता है कि वहां पे क्या हो रहा है। कल बीबीसी के एक दो में रिपोर्ट देख रहा था, एक रिपोर्टर चिल्ला के रोने लगा, उसके चाहने वालों को जब मार दिया गया, छोटे मासूम को मारा गया। एक महिला रो रही थी, बोलती है मेरे बच्चे अलविदा 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 कहते जब गोदों में ले रही थी, आंखों में आंसू आ जाता है। कैसे वो मां बर्दाश्त करती होगी? ऐसे झूठ को, नफरत को फैलाया इस समाज ने। तो जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज, टेक योर टाइम, हैव सम वाटर। तो इसलिए ऐसे झूठे वीडियो से आज हिंदू मुसलमान समाज को लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मेटा को लिखा गया कि रिपोर्ट सही करो। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये कौम की लड़ाने की बात हो रही है। आज गाजा, हमने कहा था फिलिस्तीन का हम सपोर्ट करते हैं, हमने कभी हमास को सपोर्ट नहीं किया। जो टेररिज्म अटैक, टेरर अटैक इजराइल की, हम उतना ही निंदा करते हैं जितना आज गाजा पे हो रहा है, वो भी उतना निंदनीय है। आप एक हमास को मारने के लिए 20 लाख लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 10 लाख लोगों को तो घर से बेघर कर दिया ना नासिर साहब। तो आज क्या है, सच्चाई लोग देखना नहीं चाहते हैं जी। सच्चाई से लोगों ने मुंह मोड़ लिया है। इजराइल को, फिलिस्तीन को इस तरह दिखा रहे हैं जैसे हिंदू मुस्लिम का वार हो रहा है। या 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी भी यही कहते थे, अरब की जमीनों पे तुमने नाजायज कब्जा किया, उसे खाली करना चाहिए। हम कहते हैं 1948 के फैसले, 1977 की बात हो, 1948 के फैसले पे ही आ जाओ, जो यूएन का फैसला था उसे ही लागू करो। एक दो देश बनना चाहिए, तभी ये मसले का हल होगा। आप हमास को कुछ भी करो, हमें उससे ऐतराज नहीं है, पर निर्दोष फिलिस्तीनियों मरेंगे तो हमें तकलीफ होता है। हम लेकिन नासिर साहब ये बताएं, लड़ाई हो रही है कहां पर? पैलेस्टाइन में, ठीक है सर, राइट। पैलेस्टाइन कहां है? रेड सी के पास है। इस तरफ रेड सी है, आगे जाकर के मेडिटेरेनियन है। सर आप मुझे ये बताएं, उस लड़ाई को लेकर के भारत के मुसलमानों को विलन क्यों बनाया जा रहा है? आप ये तो बताएं। और यार मतलब मेरी समझ के बारे में हमारा क्या लेना देना है यार? ये सोशल मीडिया का दौर है। नहीं कह रहा हूं कि सभी हमें अटैक कर रहे हैं, दूसरी बात, ये सोशल मीडिया एक झूठ की इतनी प्रोपेगेंडा फैलाया है। आप ट्विटर देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, एक अलग अलग तबके को अटैक किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल में 2-4 जामिया के बच्चों को बुला लिया जाता है, 20-22 साल के बच्चे, उनको बैठा के उनसे अजीब अजीब क्वेश्चन करके पत्रकार फंसा देता है, फिर उसे बोलते हैं ये मुसलमानों की राय है। अरे किस तरह की आप बात करना है, स्कॉलर से बात करो। आप बात करना है उनसे, आप अनाप शनाप लोगों को बैठा के, जो बच्चों को ज्ञान नहीं है उस टॉपिक पे, उसको बैठा के आप अपने चैनल का टीआरपी थोड़े देर के लिए बढ़ा सकते हैं, कौम को बदनाम कर सकते हैं। पर क्या सच्चाई है? आज बताया ना हेरिटेज कितनी अखबारें वहां लिख रही है, वो अखबारें पढ़िए, वो सरकार के खिलाफ बोलती है सरकार इस्तीफा दो, ऐसे सरकार को रहने का हक नहीं है।
ये हम नहीं कह रहे, वहां की अखबार लिख रही है, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो अखबार अपनी आवाज उठा रही है, हमारे हिंदुस्तान की तरह नहीं है जो दुनिया की सबसे अंतिम रैंक पे मीडिया पे पहुंचती जा रही है। वहां की अखबार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। तकलीफ क्या है नासिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तकलीफ क्या है कि किसी को मालूम ही नहीं है कि देयर वाज एन ऑस्लो एग्रीमेंट जिसके अंदर अमेरिका वाज द स्पॉन्सर। उसमें क्लियर कट ये था कि भाई फिलिस्तीनियों की ये जमीनें रहेंगी, उनको ये हक मिलेंगे, यहां तक उनका जमीन रहेगी, यहां तक ये रहेगा। जैसे ही बिन्यामिन नेतन्याहू साहब आए, वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने, and this is for our viewers also by the way, the Palestinians had their farms, they had so many other things, उन सबको उठा के आपने वहां से खत्म कर दिया। वहां पर आपने इजरायली सेटलर्स बसा दिए, किबुट्स बना दिए वहां पे। अब वो द प्रॉब्लम इज उन सब चीजों को कोई याद नहीं रखता है, नंबर एक। नंबर दो, हामस ने जो किया, जैसे नासिर साहब ने पिछली बार कहा था, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन द फैक्ट रिमेन, सच तो बोलो यार। मेरा ये कहना है, कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार हो, बाहर की सरकार हो, वी एक्सपेक्ट पीपल टू टेल द ट्रूथ। आपको लगता है कभी कोई सच बोलेगा क्या यहाँ पे? नहीं, सच इसलिए नहीं बोल सकते मैं कह रहा हूँ ये उनके एक पसंदीदा टॉपिक हो गया है कि कॉमनल करना, हर चीज में कॉमनल हो जाना चाहिए। बात वहां देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों का इसमें कोई लेना ही देना है। एक ये है कि एक बैतुल मुकद्दस वहां पे है, मुसलमानों का एक जुड़ाव है फिलिस्तीन में, क्योंकि आपको मालूम है वो बहुत बड़ा हमारा पूजने का जगह है। वहां वो किबला था, जब मक्का नहीं था तो पूरी दुनिया के मुसलमान उधर ही अपने नमाज पढ़ा। मक्का की तरफ नमाज पढ़ने के बजाय यरूशलेम की तरफ पढ़ा करते थे। जी, यरूशलेम, हाँ, किबला, और वो काफी लगाव है। तो एक अलग चीज, पर आप उस लगाव के वजह से आप बोल दो कि ये हमास है, आप हमास को समर्थन करते हैं, तो मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। हमास ने जो किया पूरी टेररिस्ट है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली बोला है कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, मैं बोलता हूँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बात सर, इसका मतलब ये हुआ, फिर कांग्रेस को उसमें जबरदस्ती डालने का काम किया जा रहा है। फिलिस्तीन को जब हम फिलिस्तीन को जब बोलते हैं कि उसके, अरे चलिए मैं बोलता हूँ फिलिस्तीन को सपोर्ट, कल विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, उन्होंने भी बोला फिलिस्तीन को उसकी जगह। एक मिनट सर, भारत की सरकार ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं डिक्लेयर करती? मुझे ये समझ में नहीं आया। हम तो कह रहे हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की सरकार भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसे कर दे, खत्म हो जाता है। Now, does that mean, I'm asking you a different question. मगर सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम लोग बोल रहे हैं, पर भारत की सरकार हमास को अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित कर रही। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं नासिर साहब, यहां तो आपने मुसलमानों को बदनाम कर दिया कि ये देखो ये हमास के साथ खड़े हैं, विच इज एब्सोल्युटली अनट्रू, बिल्कुल गलत है। तो मणिपुर की कवरेज क्या इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहां पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, कि हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन है? ये है क्या? मतलब आई रियली वुड लाइक टू नो। अरे भाई वही तो मणिपुर में हुआ है ना, विमेन हैव बीन रेप्ड, गैंग रेप, बच्चों को उठा के मार दिया गया दोनों तरफ से, सब कुछ हुआ है, ड्रग ट्रेड वहां पर है, ड्रग लॉर्ड्स वहां पर हैं। तो मतलब व्हाई आरंट वी कवरिंग दैट? बिकॉज वहां पे हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। मैंने पिछली बार यही सेम सवाल मैंने आपको कहा था कि हमारी हिंदुस्तान की मीडिया वहां पहुंचने में बहुत देर कर दी, ना आज तक बोल पाए। और खामोशी तो यहाँ तक है कि आज भी मणिपुर में कोई शांति नहीं है। आज भी वहां वही जो कल थी। आज भी नागा और दूसरी समाज आपस में लड़ी रहा है, मैती हो, नागा हो, दूसरी समाज हो, इस बार नागा इन्वॉल्व नहीं है सर, थैंक यू, थैंक गॉड। तो अच्छा, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस नासिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कांग्रेचुलेशंस, इंडिया हैज जस्ट वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 7 विकेट्स। 7 विकेट से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया सर। सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। What a stupid match anyway. Because the Pakistanis didn't play at all, or maybe the Indian team was too good. मुझे उम्मीद भी था कि हम जीतेंगे, मगर इस पे अच्छा हुआ आपने ये ले आया और ये जीता एक तरह से देश के लिए आज बहुत खुशी की बात थी। मगर इसी पाकिस्तान खिलाड़ियों को हम लोग मुखालफत करते थे, इस देश में नहीं लाना है। आज उसी गुजरात में उसको ग्रांड वेलकम मिलता है जी, यही इनका राष्ट्रवाद है। एक तरफ ये लोग हमारे दौर में ये जब खेलने आते थे पूरी पीच को उखाड़ देते थे, लड़ने मरने को खड़े हो जाते थे। आज कहां गए इनकी राष्ट्रवाद?
आज कहाँ गए दो मोदी जी? स्पेशल ट्रेन चला है मुंबई से 2 स्पेशल ट्रेन वहां पर भेजे हैं। सर आप कुछ बोल रहे थे, मणिपुर के बारे में कुछ बोल रहे थे, जरा बताएं प्लीज। मैं खेल की मुखालफत में कभी रहता नहीं हूँ, खेलना चाहिए, इसमें मैं मुखालफत नहीं करता, पर ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा अल्फाज रहती थी कि ये राष्ट्रवाद है, जब तक ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जी। ये टीम नहीं आना चाहिए देश में, इसलिए मैंने ये अल्फाज निकाली और अचानक वो। हाँ, बात कर रहे थे मणिपुर की। मणिपुर की समाज में जो आप इजराइल में जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपने आप को लोग शो कर रहे हैं, पत्रकार जो भी एंकर वहां जा रहे हैं, मैं एक पत्रकार का नाम नहीं लेता हूं, जितने भी गए आज उनके एक एक चैनल के लोग वहां जाते हैं तो समाज आज लोगों में हिम्मत आती, लोगों को मालूम पड़ता है कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। पर वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहां पे तो समाज ही अलग था ना, नागा और कुकी। और एक बार मैंने कहा भी था, इन लोगों ने ही मदद मांगी थी कुकी समाज से, इन्होंने ही कहा था कि हमें वोट देना, कुकी समाज जो आतंकवाद में लिप्त थे, जो टेरर में लिप्त थे, उनसे और हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे मदद मांगी थी। तो आप इसलिए वो खामोश थे, उनको मालूम था इसको मैती को कुकी से लड़ा दो तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती, मगर हमारे हिंदुस्तान की मीडिया वहां पहुंचने में बहुत देर कर दी, और इतनी देर कर दी कि पूरा मणिपुर ही जला। तो मणिपुर के लोग देख रहे हैं, सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज वहां पे जाते तो कौन से मुसलमान को आप टारगेट करते, कौन से आप दूसरे समाज को टारगेट करते, आज क्यों नहीं टारगेट। आज देख लीजिए पंजाब के अंदर, मैंने अभी कहा ना, आपने मणिपुर की बात, आज आपने क्यों नहीं अमृत जी की बात करी जो शहीद हो गए कश्मीर में। बजाज भाई अग्निवीर में बेचारा शहीद हो गए, पर उनको घर वालों को कुछ नहीं मिला। नासिर साहब आज उसी ने, आज बीजेपी ने खुद 370 बोले, आर्टिकल 370 का प्रशंसा करके एक टूल है 2024 में जीतने के लिए, 370 आर्टिकल 370 लाकर हमने कश्मीर का काया पलट कर दिया है। आज बीजेपी का ऑफिशियल लाइन है 370, बोले 3 परिवार बर्बाद किए कश्मीर को, एक गांधी फैमिली, एक अब्दुल्ला फैमिली और एक मुफ्ती मोहम्मद फैमिली। चलिए 370 के बाद जब से उन्होंने लागू किया, हमने हिमाचल जीता, वही 370 लेके हिमाचल भी गए थे, वही 370 लेके वो कर्नाटका भी गए थे, वही 370 लेके वो कई बाई इलेक्शन में भी गए। हम हर जगह उनके मुंह पे तमाशा दे रहे हैं, क्योंकि जनता जान रही है कि ये 30, और वही 370 में अभी देखिए कारगिल में अभी इलेक्शन हुआ, हम जीत के आ गए, लद्दाख में, सॉरी। तो आप बताइए, कारगिल में सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कारगिल में हिल काउंसिल, कारगिल कहा हिल काउंसिल, तो आप हम जीत के आ गए, तो आप बताइए कैसे इनकी 370 का असर है आवाम के अंदर। अब इनसे पूछिए कितने 370 के बाद है, इनकी 370 की हवा निकल गई है। कुछ आप कश्मीरी पंडितों को आज भी वहां से छोड़ना पड़ रहा है, जबकि इनकी सरकार है, क्यों छोड़ के वो जम्मू की तरफ मूव कर गए, क्यों आज भी वहां पे दंगे हो रहे हैं, क्यों वहां पुलिस स्टेशनों को 3500 कितने लोगों का आज मेरे पास रिपोर्ट है कि वहां पे 3500 पुलिस, जब से इनकी 370 आती है 3500 पुलिस को मार दिया गया है, कितने पुलिस स्टेशन को जला दिया गया है। तो क्या 370 का ये रिपोर्ट मुझे दिखा रहे हैं। तो 370 क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, 370 के बारे में कुछ भी, सिर्फ हवा में बात करते हैं। इनको 370 के बाद अगर कश्मीरियों को उनकी हक मिल जाए, उनको उनकी रहने की जगह मिल गई, वहां सुख शांति आ जाए, तो कोई उसकी मुखालफत नहीं करता है। हम चाहते 370 कांग्रेस ने यूं ही नहीं थोप दिया था, 370 लाने के पीछे बहुत बड़ा काम रहा होगा, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। वी हैव प्रॉमिस्ड दैट शो सर, एक दिन आपके साथ 370 पे और जम्मू एंड कश्मीर पे शो करना है आपके साथ। बिल्कुल आप करिए। 370 क्यों आया कश्मीर, कैसे मैं उसको बताता हूं डिटेल में। 370 यूं ही नहीं बन गया था एक दिन का, सपने में आया और 370 लग गया जी। आप पूछिए सर, आर्टिकल 370 was the only instrument by which India had access to Jammu and Kashmir. People forget that. Yes. तो but anyway we will talk about that. लेकिन आप ये बता दें, प्रेडिक्शन सर, प्रेडिक्शन टाइम। जाने के पहले 5 स्टेट में इलेक्शन हो रही हैं, कितने जीत रहे हैं आप सर? मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर से कहता हूं, हम 5 के 5 जीतेंगे। क्या बात है सर, वंडरफुल। क्योंकि हम पूरी यूनाइटेड, देखिए मैं इसकी दो तीन बात बोलता हूँ, 2-1 मिनट करके बात खत्म करूंगा। आज की तारीख में पूरी हमारी पार्टी यूनाइट है, आज कोई गुट नहीं। आप देख लीजिए, आप चलिए सबसे पहले आप राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये 2 गुट था, ये दोनों गुट खत्म हो गए। अब ये दोनों पार्टी के एक सिंबल, एक पंजा बन गए हैं। अभी कांग्रेस के परचम के नीचे ये लहरा रहे हैं।
लड़ रहे हैं और इनको कांग्रेस का परचम दोबारा लहराना है। इसके लिए काम ना कोई अशोक गहलोत है आज के तारीख में, ना कोई सचिन पायलट है। चेहरा एक ही है तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस के चेहरे पे लड़ाई हो रही है और कांग्रेस ही जीतेगी। तेलंगाना में उनके करप्शन को देख लिया, हमने तेलंगाना बनाया, हमने तेलंगानाओं को हक दिया और हमारे साथ उन्होंने धोखा किया, तो उनको आज तेलंगाना वासियों को समझ में आ गया जो अपने लिए सिर्फ महल बनाता हो हमारे लिए काम नहीं, इसलिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में घोटाला ही घोटाला, इतने घोटाले हैं कि ये नहीं। अभी देखिए ना, हमारे खिलाफ पहुंच गए इलेक्शन कमीशन, प्रियंका गांधी के खिलाफ। गजब के लोग हैं। हमने जो मैनिफेस्टो में डाला वो रिपीट करते हैं तो बोलते हैं ये लालच दे रहे हैं। ये क्या बोलते हैं मैं 2005वीं तक आएंगे तो 2000 दूंगा, 3000 दूंगा। इनके लिए इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंच रही। हमारे प्रियंका गांधी जी के लिए मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन में जाके ये लोग कंप्लेन करते हैं, अरे हमारे जो मैनिफेस्टो का हिस्सा है हम बार बार बोलेंगे, मैनिफेस्टो का हिस्सा जो है हम उसे चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। इसमें कौन सा हमने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ काम किया है? जो होगा देखेंगे। तो बोलते वहां भी हम जीत के आ रहे क्योंकि इनके करप्शन बहुत है। मैंने 220 तरह के घोटाले हैं उनके। इसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ में हमारे इतने काम हमने ट्राइबल और के लोगों के लिए काम किया है कि आप वहां 20 साल तक वो वहां नहीं आ सकते। मैं दावे से कह रहा हूं इतने काम किए हम। तो आप छत्तीसगढ़ में भी हम जीतेंगे, तेलंगाना भी हम जीतेंगे, और मिजोरम भी हम जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे, मिजोरम भी जीतेंगे, बोला ना, मिजोरम भी जीतेंगे। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, लवली टॉकिंग टू यू। करेंगे तो बोलते हैं ना, मैं एक लाइन कहता हूं, मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखालफत, तू वक्त का तकनसी है सिर्फ, मेरा कोई खुदा नहीं। तो मैं इनके मुखालफत करता रहूंगा। तो मैं इनसे डरने वालों में से नहीं हूं। मैं क्योंकि मैं रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, मुझे मालूम है इनके घोटालों के, मैं पर्दाफाश करता हूं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, नाज़र साहब, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू।